है फिर तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज का सेशन। बेसिकली आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मोर और लेस आपका रिलेटेड होगा आपका बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में हम लोग आज की क्लास में दो करंट अफेयर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और ये दोनों ही करंट अफेयर आपका रीसेंट जून महीने के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से ये करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो इंटरनेशनल अफेयर्स के कंटेक्स्ट में इन जिन क्षेत्रों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उन क्षेत्रों की पूरी इंपॉर्टेंस, उन क्षेत्रों की पूरी जियोपॉलिटिक्स, वो सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कौन सा टॉपिक हम यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं करंट अफेयर में। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके साथ सबसे पहले एक आर्टिकल शेयर करता हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एम होगा जिस करंट अफेयर को डिस्कस करना, वो एक रिसेंट में पहली बार एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज हुई है। राइट। और ये नेवल जो एक्सरसाइज हुई है इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट है। और ये नेवल एक्सरसाइज आपकी कहाँ पे हुई है, तो ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट के, नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्ट के आसपास ये एक्सरसाइज हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे न्यूज में, यहाँ पर हेडलाइंस आप पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर यही होगा आज का कि इंडियन नेवी इज होल्डिंग जॉइंट एक्सरसाइजेज विथ होम, विथ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की नेवीज के साथ कहाँ पे एक्सरसाइज चल रहा है, तो ये एक्सरसाइज चल रहा है आपका बेसिकली गल्फ ऑफ एडन में। कब की न्यूज है ये, तो आज क्या तारीख है, 19 जून। तो आज ही की बेसिकली आपकी न्यूज पब्लिश है, यानी कि कल ये न्यूज आई थी और आज कुछ अखबारों ने इसे उठाया है बेसिकली। तो 19 जून 2021 को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन नेवी, ध्यान रखना ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज मेडन एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि ये हर बार होती है। ये एक्सरसाइज मेडन एक्सरसाइज है, यानी कि इस बार ही हुई है केवल ये। और किसके साथ हुई है, यूरोपियन यूनियन नेवीज के साथ। यूरोपियन यूनियन नेवीज के अंतर्गत बहुत सारे देशों की नेवी आती है, जिसमें फ्रांस मेन भूमिका निभाता है, लेकिन फ्रांस के सिवा भी बाकी कंट्रीज हैं जैसे इटली वगैरह ये सब। तो गल्फ ऑफ एडन में एक्सरसाइज करने का पर्पस क्या है, क्यों यहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही है, इसी पूरी टॉपिक को हम लोग समझेंगे यहाँ पर अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा फिर जो हम लोग न्यूज यहाँ पे देखेंगे वो न्यूज देखेंगे, आपके सामने मैं सेकंड हेडलाइन शेयर कर रहा हूँ। ये भी अपना रिसेंट ही करंट अफेयर है। ये रिसेंट करंट अफेयर जो आप देख रहे हैं उसमें आप हेडलाइंस पढ़िए। कब का न्यूज है ये, तो ये न्यूज है बेसिकली 6 जून 2021 का। और पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ लास्ट ईयर्स में अफ्रीका का एक देश है जिस देश का नाम है बुर्किना फासो। यहां पर अभी एक अटैक हुआ है जिस अटैक में आपके 132 सिविलियंस मारे गए हैं बेसिकली। और ये एक प्रकार का टेररिस्ट अटैक था। और ये वर्ल्ड में अब तक का होने वाला वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट अटैक में से एक था। तो ऐसा क्या चल रहा है बुर्किना फासो में, उसमें फिर फ्रांस का क्या रोल है, किस तरीके से यहाँ पे टेररिज्म की समस्या इस पूरे रीजन को अफेक्ट कर रही है। और इस टेररिस्ट अटैक के बाद हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सिचुएशन बन गई है इस कंट्री के अंदर और जिससे आसपास की नेवी वगैरह भी प्रभावित है, तो देखो वायलेंस की इंटेंसिटी क्या है इस कंट्री में। इस कंट्री में वायलेंस की वजह से मोर देन 1.14 मिलियन, यानी कि 11 लाख से ऊपर लोग जस्ट लास्ट 2 सालों में यहाँ पर माइग्रेशन का शिकार हो चुके हैं, या फिर वो अपना अपना जगह उनको छोड़ करके डिस्प्लेस होना पड़ा है। तो किस तरीके से कंट्री बुर्किना फासो एक वायलेंस की चपेट में है पिछले 2 सालों से, और अफ्रीका के वर्स्ट अफेक्टेड नेशंस में से एक है, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और इसको डिस्कस करेंगे हम लोग करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में। तो इन दो न्यूज को डिस्कस करना हमारा आज मेन प्रायोरिटी रहेगा। जब ये दो न्यूज खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग फर्दर तीसरे न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों न्यूज को डिटेल में समझना और अफ्रीका के इस पूरे रीजन की इंपॉर्टेंस समझना, इंडिया के लिए इंटरेस्ट समझना, चाइना का क्या रोल है, ये बातें अंडरस्टूड करना, और लास्ट 1 ईयर्स में इंडिया के क्या एफर्ट्स रहे हैं इस रीजन में, इन बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो केवल यही दो करंट अफेयर नहीं,
कुछ आपका पिछले 1 सालों के दौरान भी छोटे मोटे करंट अफेयर्स जो इस रीजन के अराउंड घटे वो भी मैं आपको वाकिफ कराऊंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि हमारा टॉपिक क्या है। डू यू गेट माय पॉइंट? यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू रीड टुडे? सो आज का जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर आपका इंटरनेशनल अफेयर के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाला है। सबसे पहले आपको मैं मैप पे दिखा दूं। अपन पॉलिटिक्स तो पढ़ेंगे ही अभी, लेकिन थोड़ा सा पहले अपन लोग ज्योग्राफी समझते हैं। मैं पहले ये न्यूज डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ये इंडियन नेवी होल्डिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज विथ यूरोपियन यूनियन नेवीज इन गल्फ ऑफ एडन। तो ये अपनी फर्स्ट न्यूज है, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ सबसे पहले। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहा है उसका मैं दिखा दूं आपको सबसे पहले कहां पे हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बेसिकली गूगल मैप खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास यहाँ पर अगर हम लोग इसकी ज्योग्राफी को ध्यान से समझें तो भाई यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, और इसी गल्फ ऑफ एडन वाले रीजन में क्या हो रहा है, ये आपका नेवल एक्सरसाइज हो रहा है यूरोपियन यूनियन की नेवीज के साथ। राइट, तो यहीं पे गल्फ ऑफ एडन है आपका अफ्रीका में, और ये पूरा अफ्रीका रीजन है। तो आज मैं पूरा आपको जिस कंट्रीज के अराउंड का पूरा पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करने वाला हूं, जिस रीजन के अराउंड का, आपको अफ्रीका का इतना सारा रीजन समझ में आ जाएगा कि इतने सारे रीजन की हालत क्या है अफ्रीका में। लगभग लगभग मैं इन सभी देशों की जियो पॉलिटिक्स एक कंटेक्स्ट में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इन 2 करंट अफेयर के माध्यम से। तो ये अफ्रीका के इस पूरे पार्ट को हमें डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो न्यूज है उस न्यूज के हिसाब से हमें ये वाले रीजन को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि जो अपनी नेवल एक्सरसाइज घट रही है वो गल्फ ऑफ एडन वाले रीजन में घट रही है बेसिकली। ठीक है, तो इस रीजन को हम डिस्कस करते हैं। इसी मैप को मैं आपके सामने जूम करता हूं बेसिकली, और हम लोग यहाँ पर, एक सेकंड बस दीजिएगा मुझे। यहाँ पे ये मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। इसी पिक्चर का ये लार्ज फॉर्म है जो आपने पिछला पिक्चर देखा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम चीजें समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में, ये कॉन्सेप्ट आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आता है आपका बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कॉन्सेप्ट। तो पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका दुनिया में किस रीजन को कहा जाता है। तो यहां से आप जो बॉर्डर देख रहे हैं, मैं यहां से रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। इस पूरे रेड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करते हुए कुछ इस तरीके से लेकर के मैं जाऊं, राइट, और इसको मैं यहां से लेकर के फिर कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहां की तरफ लेकर के जाऊं, तो ये पूरा का पूरा रीजन एक हमें हॉर्न की तरह दिखाई देता है। ये सारा रीजन एक हमें हॉर्न के प्रकार दिखाई देता है। तो इसी ज्योग्राफी के अंदर आने वाले देशों को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहां पे प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट की तरफ प्रेजेंट है आपका। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कौन कौन सी वाटर बॉडी टच होती है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में रेड सी टच होता है, और इधर साउदर्न साइड में गल्फ ऑफ एडन टच होता है, और इधर की तरफ आपका ओपन इंडियन ओशन जो है पूरा का पूरा, वो इसकी बाउंड्री, इससे बाउंड्री शेयर करता है बेसिकली। तो कितने देश आते हैं अपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आने वाले जो देशों की संख्या है वो देशों की संख्या है बेसिकली 4। ठीक है, 4 देशों की संख्या है यहाँ पर। कौन कौन सा? तो मैं पहला देश यहाँ पे देख रहे हैं आप, एरित्रे। ठीक है, और एरित्रे की कैपिटल भी आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, एरित्रे की कैपिटल है अस्मारा। ठीक है, सो पहला देश है यहाँ पर एरित्रे, राइट, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। फिर मैं एरित्रे के बाद दूसरे देश की तरफ आऊंगा नीचे। ये दूसरा देश देख रहे हैं आप, जिबूती, जिसकी कैपिटल भी जिबूती सिटी है एक्चुअली। जिबूती सिटी इसका पूरा नाम है। तो सेकंड कंट्री जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट बनता है वो बनता है अपना जिबूती। ठीक है, फिर तीसरा कंट्री जो पार्ट बनता है ये है आपका सोमालिया बेसिकली। और सोमालिया की खासियत क्या है अफ्रीका में, कि सोमालिया जो है भाई वो इस रीजन के अराउंड आप ध्यान से देखो तो पूरे गल्फ ऑफ एडन वाले एरिया के साथ कोस्ट लाइन यहाँ पे शेयर कर रहा है। और फिर उसके बाद देखो कहां तक अच्छा खासा इसकी लंबी कोस्ट लाइन है,
अफ्रीका की जितनी भी कंट्री है उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपकी बेसिकली सोमालिया की इस कारण बन जाती है। तो दूसरा तीसरा कंट्री हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो पार्ट है वो है हमारा यहाँ पर सोमालिया। और चौथा एक बड़ा सा कंट्री है जिसकी खासियत क्या है, हमसे पूछा जा सकता है इस तरीके से क्वेश्चन बना करके कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी ऐसी कंट्री है जो कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है। बाकी तीन तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ओशन से या वाटर बॉडी से किसी तरीके से अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है, लेकिन इथोपिया जो है वो कंप्लीटली यहाँ पर हमारी क्या है भाई, लैंड लॉक्ड है। तो इन चार देशों से मिलकर के बनता है बेसिकली हमारा इथोपिया, सॉरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये चारों जो हैं आपका ये कहलाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, यहाँ पे लिखा है सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु, और यहाँ पे लिखा है इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा। तो ये चार देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें कुछ और ज्योग्राफी यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर वाले पार्ट में चलेंगे। यहाँ पे कोई सी वाटर बॉडी की जो पतली सी स्ट्रिप होती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इस रीजन में जहां पे मैं पेन चला रहा हूं, इस रीजन में वाटर बॉडी की एक काफी पतली सी स्ट्रिप है। ये वाटर बॉडी की जो पतली सी स्ट्रिप है ये दो लैंड को भी कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखो यमन को कनेक्ट कर रही है जिबूती से, और साथ ही साथ दो वाटर बॉडी को भी कनेक्ट कर रही है। रेड सी को कनेक्ट कर रही है ये गल्फ ऑफ एडन से, राइट। तो भाई ऐसी कोई आपकी ज्योग्राफिकल फीचर क्या कहलाती है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। क्या 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 कहा जाता है ऐसे क्षेत्र को जो दो लैंडमास को कनेक्ट करे और जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे, ऐसे क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को कहते हैं अपन लोग स्ट्रेट। ऐसे क्षेत्र को अपन लोग कहते हैं स्ट्रेट। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई स्ट्रेट होगी फॉर श्योर, है कि नहीं है? यहाँ पे भी स्ट्रेट होगी। तो इसी स्ट्रेट को क्या कहते हैं हम लोग? इसी स्ट्रेट को कहते हैं बाब अल मांडेव स्ट्रेट। इसी को कहते हैं अपन लोग बाल अब मांडेव स्ट्रेट। तो इसका भी ध्यान रखना है हमें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम लोग तो भाई ये सब चीजें भी ध्यान रखना है यहाँ पर। देखो जो स्टूडेंट लेट आते हैं 15 मिनट और जो लाइन से कमेंट करते हैं कि टॉपिक का नाम क्या, टॉपिक का नाम क्या, मैं नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बात है, शुरुआत में ज्वाइन किया करो, 10 मिनट टॉपिक ही बताया जाता है कि टॉपिक क्या है। चलो अब ध्यान से देखो, तो बाब अल मंडेव स्ट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है आपका। तो ये बाब अल मंडेव स्ट्रेट अगर हमसे पूछा जाए तो कौन सी दो लैंड को जोड़ता है, ये किस दो लैंड को आपस में कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है यमन को कनेक्ट करता है किससे? जिबूती के साथ, राइट। देख पा रहे हैं आप सभी लोग मैप पे। और फिर उसके बाद कौन सी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है ये स्ट्रेट? तो ये दो वाटर बॉडी जिसको कनेक्ट करता है वो है अपना रेड सी, और रेड सी को कनेक्ट करता है अपना गल्फ ऑफ एडन से। अब इसको एडन क्यों कहते हैं? क्योंकि यमन की एक सिटी है एडन, तो उसी से लिया गया इसका नाम बेसिकली गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो इसलिए इसको गल्फ ऑफ एडन कहा जाता है। तो यहां पर हमने देखा सेकंड इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर जो हमारे करंट अफेयर में यूज होगा, तो वो है अपना बाब अल मंडेव स्ट्रेट। कहाँ है, किसको कनेक्ट कर रहा है ये इंफॉर्मेशन लिखिए। इतनी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और स्पेशली कैपिटल वगैरह ध्यान से देख लेना। यहाँ पे लिखा है, लिख देता हूं मैं फिर से, नोट करो इसे। अरित्रे की कैपिटल अस्मारा है, जिबूती की कैपिटल जिबूती ही है, जिबूती सिटी बेटर रहेगा इसको कहना। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु है, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु है। और इथोपिया की कैपिटल क्या है? तो एडिस अबाबा है। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन नोट करो, इन चारों देशों को मिलकर कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसके बारे में सेकंड इंफॉर्मेशन नोट करो, यहाँ पे बाबल मंडेव स्ट्रेट यमन को जिबूती से कनेक्ट करता है, और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। सो राइट डाउन दिस मच इंफॉर्मेशन, देन आई विल एंटर इनटू करंट अफेयर पार्ट। प्लीज राइट डाउन दिस मच ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। हो जाए तो डन लिख देना। टॉपिक नेम है सेजल भाई इन रीसेंट नेवल एक्सरसाइज। अभी जो रिसेंट में नेवल एक्सरसाइज हुआ है उस रिसेंट नेवल एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इंडियन नेवी ने यूरोपियन यूनियन की नेवी के साथ एक्सरसाइज किया है इसी वाले पार्ट के अराउंड, गल्फ ऑफ एडन के अराउंड, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, ये है टॉपिक अभी फिलहाल का। ठीक है, चलो अब इसके बाद हो गया इतना। नोटेड डाउन एवरीबॉडी? ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के नॉर्थ की तरफ है और ईस्ट की तरफ है।
डन, हटा दूं मैं इसे, इस मैप को, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसमें सबसे पहले मैं तुम्हें करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले जो ये नेवल एक्सरसाइज हुई है अभी, इसको डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा इन देशों के बारे में बताता हूँ, थोड़ी बहुत बातें बताता हूँ, ठीक है, ताकि एक कंटेक्स्ट तुम्हें मिल पाए। इन सभी देशों में से सबसे बुरी हालत जिस देश की है, गेस कर सकते हो तुम कौन से देश की होगी? इन चारों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में से अगर तुम्हें कुछ न्यूज वगैरह सुनते हो तो बताओ सबसे खराब हालत किसकी है और सबसे अच्छी हालत किसकी है? विच इज द बेस्ट अमॉन्ग दीज फोर? ठीक है, तो अगर इकोनॉमी के टर्म्स में देखोगे भाई, तो सबसे बढ़िया हालत इन चारों देशों में से, सबसे बढ़िया हालत इन चारों देशों में से इथोपिया की है। सबसे बढ़िया हालत इन चारों देशों में से इथोपिया की है। और सबसे बेकार हालत अगर किसी देश की है तो वो भाई सोमालिया की है। सोमालिया और जिबूती लगभग एक जैसे हैं, ठीक है, और एरित्रे की भी कुछ खास हालत नहीं है, लेकिन जो वर्स्ट है आपका इस पूरे रीजन में वो आपका सोमालिया पड़ जाता है। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम देखोगे तो भाई एवरेज एनुअल इनकम ईयर $104 के आसपास है बस पर कैपिटा इनकम, यानी कि हमारे इंडिया से 10 गुना पीछे हैं ये बेसिकली, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हालत खराब है। दूसरी बात, जो सोमालिया का जो ये क्षेत्र है, ये सोमालिया का क्षेत्र फ्रेगमेंटेड है, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार से एक गवर्नमेंट की नहीं चलती है। यहाँ पर अलग अलग लीडरशिप्स है, अलग अलग लोकल लीडरशिप्स है, और गवर्नमेंट और वर्सेस सिविलियन वर्सेस स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स, इनके बीच में आपका कंटिन्यूसली यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलता रहता है यहाँ पर। तो इस वजह से जो ये पूरा का पूरा सोमालिया वाला रीजन है भाई, ये सोमालिया का रीजन पूरा का पूरा काफी ज्यादा अनस्टेबल रीजन है। अनस्टेबिलिटी के कारण काफी लंबे समय से सोमालिया जो है वो अनस्टेबल है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट नहीं है पूरी कंट्री का। यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग ग्रुप्स डोमिनेट करते हैं, और अलग अलग इन ग्रुप्स में आपस में भी लड़ाइयां होती रहती हैं। तो सोमालिया में कुछ हद तक सिविल वॉर जैसी कंडीशन है। कुछ महीनों के लिए शांत रहता है सोमालिया, पर फिर ऐसा लगता है कि ये फिर से सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई है। तो इस वजह से सोमालिया जैसे देशों में कुछ भी बेसिक फैसिलिटीज बहुत अच्छे लेवल पे है नहीं। बहुत अच्छे क्या, मतलब जितना बेसिक लेवल होता है उस लेवल पे है नहीं। बेसिक लेवल कैसे, मतलब ना तो अच्छे यहाँ पे स्कूल्स हैं, ना ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर। अब स्कूल और हॉस्पिटल जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो तुम इंडस्ट्रीज के बारे में मेरे से तो पूछना भी मत कि क्या यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, क्या फिर क्या यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती होगी, ये सब तो भूल ही जाओ। एक कंट्री जहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन है वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जहां पे स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है वहां पे क्या होगा? स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है, ये सब नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो सोमालिया की कोई अपनी फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, कोई फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है बेसिकली। तो इस फॉर्मल इकोनॉमी के ना होने के कारण सोमालिया पड़ जाता है बहुत ज्यादा गरीब देश। एक्सट्रीम पॉवर्टी है यहाँ पर, और एक्सट्रीम पॉवर्टी के साथ साथ यहाँ पर ग्रुप्स आपस में क्लैशेस भी करते रहते हैं। तो पॉवर्टी एक बार को चल जाए, बट पॉवर्टी के साथ वायलेंस जो है वो किसी भी क्षेत्र के लिए डेडली मिक्सचर बन जाता है। सोमालिया के केस में भी यही बात है। लोगों ने हथियार उठा रखे हैं और गरीबी है। अब हथियार उठा रखे हैं और गवर्नमेंट फेल है कंप्लीटली, लेकिन गरीबी में रह तो नहीं सकते ज्यादा दिन, क्योंकि भैया बेसिक प्रॉब्लम होती है। हर एक की एस्पिरेशन होती है कि वो पॉवर्टी से बाहर निकले। तो उनको वायलेंस करना सीख लिया यहाँ के लोगों ने काफी ज्यादा, बेसिकली अच्छे खासे पॉपुलेशन इन सिविल वॉर के चक्कर में काफी ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब क्या है कि इन्हीं में से कुछ ग्रुप्स जो हैं बेसिकली, उन ग्रुप्स ने डिसाइड किया है कि वो चैलेंज करेंगे अपने सिचुएशन को। कैसे चैलेंज करेंगे अपने सिचुएशन को? तो भाई उनका कहना है कि अब देखो, कंट्री के अंदर तो जितनी लूटपाट है उसका स्कोप बहुत कम है, और कंट्री के अंदर इतने कुछ ज्यादा रिसोर्सेस भी नहीं है, लेकिन इनको पता है कि ये जो रास्ता है गल्फ ऑफ एडन से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए आपका ये जो रेड सी की तरफ जाते हैं, फिर स्वेज कैनाल की तरफ जाते हैं, और फिर स्वेज कैनाल के बाद यूरोप की तरफ जाते हैं। अगर इसकी को मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव दूं आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ से इंडिया जैसे देशों से, साउथ एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से अगर यूरोप के साथ ट्रेड होना है, तो यूरोप के साथ ट्रेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सऊदी अरबिया से भी, ओमान से भी यूरोप को ट्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनको भी यहीं से आना पड़ेगा। इंडिया जैसे देश भी यहीं से अपनी जहाज भेजते हैं, और यहां से होते हुए
ये भी यहीं से आते हैं। यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह भी यहीं से जाते हैं, श्रीलंका वगैरह भी यहीं से जाते हैं। इनफैक्ट चाइना भी इस समय पर जो यूरोप जाता है वो भी यहीं से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट के पास से होते हुए यहीं से जाता है फिर आपका। तो ये जो इंडियन ओशन का पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन रीजन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी देशों के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रीजन है। इस रीजन में दुनिया का मोर देन 25% से आसपास ज्यादा ट्रेड आपका इसी इंडियन ओशन के माध्यम से होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंडियन ओशन को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। अब ऐसे में कंटिन्यूअस शिप्स की मूवमेंट चलती रहती है इन सब क्षेत्रों में, और यहां से जब मूवमेंट चलती रहती है तो देखो शिप को यहीं से गुजरना पड़ेगा, तो यहां से जाना पड़ेगा इधर ऐसे सुएज कैनाल से होते हुए, फिर मेडिटेरियन सी में एंटर करेंगे, और फिर इधर आपका यूरोप या फिर आपका फ्रांस जैसे देशों की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। सोमालिया की है कोस्ट लाइन काफी ज्यादा लंबी, और सोमालिया की कंडीशन मैंने आपको बताई। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ने ये डिसाइड किया कि हम इन आने वाले जहाजों में जो सामान रखा रहता है उसको हम लूटेंगे, उसको बेचेंगे फिर, और उससे हम अपनी पॉवर्टी दूर करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पूरे कोस्ट लाइन के अराउंड एक कॉन्सेप्ट आता है आपका सोमालियन पायरेट्स का कॉन्सेप्ट। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है सोमालियन पायरेट्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एक टॉम हैंक की मूवी है, आई डोंट नो आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइजेशन किया गया है इसी ज्योग्राफिकल रीजन की समस्याओं का। मूवी का नाम है बेसिकली कैप्टन फिलिप्स। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी है पायरेट्स के ऊपर, कि कैसे शिप्स को पायरेट अटैक करते हैं यहाँ पर इस पूरे रीजन के अराउंड। और इस पूरे रीजन के अराउंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लूटपाट मचाने का काम यहाँ के पायरेट्स के द्वारा किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है यहाँ पर ट्रेड को दुनिया भर के। और कितना नुकसान होता है इसका एक मैं आपको अगर मैं रफ एस्टिमेशन बताने की कोशिश करूं कि इससे लॉस बेसिकली कितना ज्यादा हो रहा है, तो यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग लगभग लगभग एक शिप, एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं बस कि एक शिप में अगर आप मान लो एक शिप में एक्चुअली जो टोटल ऑयल का बैरल साइज होता है, मतलब एक जहाज में आप मान लो कि 3 मिलियन बैरल के आसपास ऑयल जो है आपका वो लोड हो जाता है एक बड़े से शिप में। अगर इस बड़े से शिप के ऊपर इन पायरेट्स ने अटैक कर दिया तो आप समझ सकते हो कि एक शिप को अटैक करने के बाद ये तेल जिसको बेचेंगे वो सस्ते दामों में बेचेंगे, ऑब्वियस है, लूट करके लेके आए हैं तो कोई इनसे इंटरनेशनल प्राइस पे तो खरीदेगा नहीं, सस्ते दामों में बेचेंगे। लेकिन फिर भी एक जहाज अगर इनने लूट ली तो इस 3 मिलियन बैरल डॉलर की कीमत हो जाती है 174, 149, 415। ये कुछ मैं आंकड़ा लिख रहा हूं जो वेबसाइट से ली गई है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स में से अगर ये 3 बिलियन बैरल ऑयल पर अटैक करते हैं तो इतना ज्यादा डॉलर का रेवेन्यू ये लोग जनरेट कर लेते हैं बेसिकली इस तरीके के पायरेसी मूवमेंट्स के द्वारा। अब इतनी बड़ी अमाउंट होगी भाई, तो क्या लाइफ पे रिस्क लेना वर्थ है क्या? बिल्कुल वर्थ है भाई, देख रहे हो अमाउंट की मात्रा देख रहे हो। तो इसी में क्या होता है कि इस पूरे रीजन के अराउंड जितना भी ट्रेड होता है, चाहे इंडिया का, चाहे आपका सऊदी अरबिया का, चाहे किसी का या फिर आपका यूरोप का, यूरोप भी यहीं से जाता है, हमारे यहाँ पे इंडिया आता है, वो भी ट्रेड करता है और वो सब एक्सपोर्टिंग नेशन है। ऐसे में उनकी मूवमेंट को पूरी तरीके से यहाँ पर एक खतरा क्रिएट कर देता है यहाँ पर सोमालियन पायरेट्स। और ये एक जहाज में 4 से लेकर के 20-20 या 25-25 जहाज भी जो आपका हो सकते हैं मिनिमम, ठीक है, एक मिनिमम जहाज में 4 हो सकते हैं, इतने तो होते ही हैं, और मैक्सिमम जहाज में तो 20, 25, 30, 35 जितनी संख्या मान लो मान सकते हो। ये क्या करते हैं, इनके पास ये पूरा AK-47 से लोडेड होते हैं, और AK-47 से लोडेड होने के साथ साथ ये फुल फ्लेज अटैक कर देते हैं। ये बेसिकली आपका जो क्या कहते हैं आपका वजूका वगैरह, मिसाइल्स वगैरह, ये सब छोटे छोटे ये भी टारगेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और ये पूरे जहाज को तहस नहस करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है, इनको अपना हिस्सा लूटने से मतलब है। और इन जो ग्रुप्स होता है उस ग्रुप्स की एक रेड में ऑन एन एवरेज खर्चा होता है $30,000 का। बड़ा खर्चा है ये, एक रेड मारने में, एक लूट मचाने में $30,000 के आसपास का खर्चा हो जाता है। अब ये पैसा आएगा कहां से, इनके पास तो केवल हथियार है। तो इस ग्रुप पे बहुत सारे पावरफुल लोग इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं वो, और कहते हैं कि लो हम दे रहे हैं तुम्हें लूटपाट मचाने के लिए, लेके जाओ। अब उन्होंने $30,000 से ये लूट होगी।
अब मान लो फिर आपका कुछ मान लो $1 मिलियन आया, तो इस $1 मिलियन का 30% रख लेते हैं आपका यही इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद कुछ 5 से 10% के आसपास वो क्षेत्र रख लेते हैं, वो बंदरगाह रख लेते हैं जो इन जहाजों को ले जाकर के जहां पे इनको खड़े करेंगे लुटेरे, वो आपका पोर्ट्स रख लेते हैं बेसिकली ये। और बाकी जो बचा हुआ 60% है, वो 60% इनके टीम मेंबर्स में बढ़ता है। और उसमें भी बोनस होते हैं, जो अपनी जहाज से पहले चढ़ करके, जो अपनी जहाज से रस्सियों के माध्यम से पहले पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा जिस जहाज को लूटा जाना है उस पे, उसको 10,000 $20,000 ऐसा बोनस भी मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में लूटपाट मचाई जाती है, और इसलिए ये रीजन आपका बहुत खतरनाक रीजन बन जाता है ट्रेड के लिए। और इसी पर्पस से इसी को रोकने के लिए यही गल्फ ऑफ एडन के रीजन के अराउंड इन्हीं पायरेट्स से निपटने के लिए एक नेवल एक्सरसाइज की जा रही है। और इसी नेवल एक्सरसाइज को पहली बार किया गया है जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया है। किनके साथ? तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनकी नेवीज के साथ। और यही सब मिल करके इस क्षेत्र में यहां पर एक्सरसाइज कर रही हैं, इसी पूरे एंटी पायरेसी मूवमेंट के खिलाफ, एंटी पायरेसी को रोकने के लिए। तो इसीलिए मैंने आपके साथ यहाँ पर ये फर्स्ट न्यूज शेयर किया। अब आप मेरे साथ यहाँ पर हेडलाइन डाल देंगे, और यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले करंट अफेयर को पढ़ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालो, इंडियन नेवी होल्डिंग जॉइंट एक्सरसाइजेज विद यूरोपियन यूनियन नेवीज इन द गल्फ ऑफ अडन। क्यों हो रहा है अब वो समझ गए। वो रीजन नहीं लिखना कि क्यों हो रही है एक्सरसाइजेस, वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। अब लिखना है हमें करंट अफेयर। तो ये लाइन लिखो भाई पहले। वो पैसे देके स्कूल और हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते? लुटेरे हैं भाई वो कोई क्रांतिकारी थोड़ी ना है। लुटेरे हैं तो वो अपने पैसे से स्कूल और हॉस्टल क्यों बनवाएंगे, हॉस्पिटल क्यों बनाएंगे वो? ठीक है, तो लिखो इस लाइन को पहले। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, सबसे पहली बात, यूरोपियन यूनियन की कुछ इंपोर्टेंट नेवीज के बारे में बताऊं तो यहाँ पे शामिल हुई थी इटली की नेवी। इटली की नेवी के बाद स्पेन की नेवी, स्पेन की नेवी के बाद फ्रांस, तो देख ही रहे हो आप मैप पे, तो फ्रांस की नेवी। ये सभी नेवी आपका बेसिकली शामिल हुई थी यहाँ पर इस नेवल एक्सरसाइज में, जिसके साथ इंडिया ने ये अपना मेडन एक्सरसाइज किया इस पूरे रीजन के अंदर। डन। दे आर किलिंग ऑल्सो। बिना मारे कैसे लूट होगी भाई? अब वैसे तो अगवा कर लेते हैं और फिर रैंसम मांगते हैं जहाज को छोड़ने के भी, या तो जहाज पे कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है तो मार देते हैं, और अगर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस नहीं है, उसको लगता है कि इसको तो हम बेच नहीं पाएंगे, तो फिर वो रैंसम मांगते हैं जहाज को छोड़ने के, अधिकारियों को छोड़ने के। तो इस तरीके से पैसा कमाते हैं। स्ट्रेट उसको कहते हैं जो दो लैंड बॉडी को कनेक्ट करता है और जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट एक पतली सी स्ट्रिप होती है वाटर की, जो दो लैंड को और दो सी को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये हेडिंग लिख लिया आपने। अब इस हेडिंग के बाद मेरे साथ आप कुछ बेसिक बातें लिखोगे। ठीक है, सो यहां पर अब आप मेरे साथ लिखो जरा सा। ठीक है, लिखो यहां पर कि नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडेड, नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडेड, नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडेड एडवांस एयर डिफेंस, एडवांस्ड एयर डिफेंस, advanced air defense and anti-submarine exercises, and anti-submarine exercises, and anti-submarine exercises। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, इन सब की पहले से ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, वरना इन सब का एग्जीक्यूट करना एंड टाइम पे जब वाकई में जरूरत पड़ेगी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं, ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो फिर उस समय पर प्रॉपर एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है, एंड अदर मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, एंड अदर मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस, लिखो इस लाइन को, एंड अदर मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ठीक है, लिखो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस में क्या है बेसिकली, लिखो टू काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस। अभी मैंने यही आपको पूरा समझाया क्यों होती है इस रीजन में पायरेसी। सो टू काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस, इस तरह के एक्सरसाइज किए जा रहे हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट, सी को फ्री रखना, फ्रीडम ऑफ सीज, क्योंकि यहाँ पे चाइना जैसे देशों की भी प्रेजेंस है। ठीक है, चाइना जैसे देशों की प्रेजेंस है। देखो मैं आपके साथ जो अभी थोड़ी देर पहले ये इमेज शेयर किया था, ये जो इमेज है बेसिकली, इसमें से पूछा जा सकता है आपका कि कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ मिलिट्री बेसिस कहा जाता है। कोई आंसर करेगा इस क्वेश्चन को, कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ मिलिट्री बेसिस कहा जाता है, जहां पे बहुत सारे देशों के मिलिट्री बेसिस हैं। कौन सी कंट्री है ऐसी आपकी इन चारों में से? तो ध्यान रखना है, जो जिबूती नाम की कंट्री है, इस जिबूती नाम की कंट्री को कहा जाता है आपका कंट्री ऑफ मिलिट्री बेसिस। ठीक है, इस जिबूती में आपका चाइना की भी कंट्री है, चाइना का भी यहाँ पे मिलिट्री एम्बेसी है। चाइना के मिलिट्री एम्बेसी के साथ साथ आपका फ्रांस का भी मिलिट्री एम्बेसी है। फ्रांस की मिलिट्री एम्बेसी के साथ साथ इटली वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पेन वगैरह भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन सब क्षेत्रों में, इस जिबूती में, यहाँ पर इस कारण से इसको मिलिट्री कंट्री ऑफ मिलिट्री बेसिस कहा जाता है। इंडिया भी अब इस क्षेत्र में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है चाइना के बढ़ते हुए प्रेजेंस के कारण। आपको तो पता है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, जिसमें वो पूरे इंडियन ओशन में जगह जगह पर अपने मिलिट्री बेसिस को, अपने नेवल बेसिस को स्टैब्लिश करना चाहता है वो, राइट, टू गेन द कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशन। तो ऐसे में यूरोप जैसे देशों के लिए, अमेरिका जैसे देशों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो सी को चाइना के प्रेजेंस से फ्री रखना भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है। तो कल को अगर चाइना इस रीजन में एग्रेसिव होने की कोशिश अगर करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी इस तरह के एक्सरसाइजेस सुपर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस भविष्य के सिचुएशन को इमेजिन करते हुए। तो इस वजह से आपने देखा कि जिबूती में भी भारत की काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रही है आजकल। आपको याद होगा 2017 के समय पर, मे बी आई डोंट नो, अगर आप थोड़ा बहुत भी उस समय पर न्यूज पढ़ते थे, तो 2017 के समय पर जो अपने राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था आपका रामनाथ कोविंद, अभी भी हैं। सो ये जो रामनाथ कोविंद जी थे, पहली बार ऐसा हुआ था कि इंडिया ने 2017 में जिबूती और एरित्रे दोनों जगह पर यहां पर इंडियन एम्बेसीज को ओपन किया गया। इससे पहले 2017 से पहले इन देशों में इंडियन एम्बेसीज ओपन ही नहीं थी, कोई इंडिया की एम्बेसी वगैरह नहीं थी इसमें। ठीक है, तो यहां पर इंडियन एम्बेसीज को ओपन किया गया। फिर उसके बाद जिबूती और इथोपिया में, इन दो देशों में भारत के राष्ट्रपति दौरा करने भी पहुंचे। ठीक है, वहां पर भी अपने आप को स्टैब्लिश किया। इंडिया भी यहां पर इस रीजन को कंट्रोल करने में पीछे नहीं हटना चाहता। चाइना के एग्रेसिव एक्शन को देखते हुए इंडिया अपनी प्रेजेंस मेंटेन करना चाहता है। उसी प्रोसेस में हमने इन दोनों देशों में एम्बेसी स्टैब्लिश करी। इथोपिया और जिबूती का दौरा किया राष्ट्रपति जी ने। ओमान के क्षेत्र में देखोगे तो ओमान में हमने बेसिकली यहाँ पर पोर्ट बना रखा है जहां पे हमारी नेवी खड़ी हो सकती है। इसको कहते हैं अपन लोग दुक्म पोर्ट, इसको कहते हैं हम लोग दुक्म पोर्ट। तो यहाँ पे भी हमने अपना प्रेजेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ है। केनिया के साथ हम लोग अपने रिलेशन को काफी ज्यादा डीप करना चाह रहे हैं। इथोपिया के साथ हम अपने रिलेशन को काफी ज्यादा डीप करना चाह रहे हैं। नीचे जाओगे मेडागास्कर के पास तो सेशल्स है, सेशल्स में भी अजम्पशन आइलैंड में हम लोग बेसिकली अपना प्रेजेंस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो जिस तरीके से चाइना की डिप्लोमेसी है इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की, उसी सेम प्रकार, उसी सेम मायने में इंडिया भी इन क्षेत्रों में पीछे नहीं हटना चाहता। तो इस लिहाज से, इस जियोपॉलिटिक्स के एंगल से आप समझ सकते हो कि इस गल्फ ऑफ एडन वाले रीजन में यूरोपियन देशों के साथ, खासकर फ्रांस और इटली और स्पेन जैसे देशों के साथ मिलकर के नेवल एक्सरसाइज करना एक इनडायरेक्टली मैसेज देना है चाइना जैसे देशों को भी कि ये रीजन फ्री रहेगा। यहां पे आप अगर किसी तरह का एग्रेसिव होने की कोशिश करोगे इन फ्यूचर, तो हम लोग उसके लिए पहले से ही प्रिपरेशन यहां पर कर रहे हैं अपना। तो इसलिए इंडिया की डिप्लोमेसी इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इथोपिया में काफी ज्यादा ऑयल फील्ड्स के ऊपर, सोमालिया में भी एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के नाम पर, उसको कंट्रोल करने के नाम पर चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसने इन क्षेत्रों में ये समझ लो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स तक यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिए हैं। और यहाँ पर वो ईरान, रशिया जैसे देशों के साथ मिल करके, चाइना भी इसको काउंटर करना चाहता है इंडिया को और यूरोपियन कंट्रीज को। तो इस पूरे क्षेत्रों में रशिया भी इंटरेस्टेड है। इस पूरे क्षेत्रों में यहाँ पर आपका
ईरान भी इंटरेस्टेड है। और ऐसे में ये पूरा का पूरा रीजन जियो पॉलिटिक्स के एंगल से वन ऑफ द हॉटस्पॉट बन जाता है आपका पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, जहां पे चाइना, रशिया, ईरान जैसे देश एक तरफ हैं और इंडिया, अमेरिका और यूरोपियन देश एक तरफ हैं। और ऐसे में इस ट्रेड फ्री रहे, जो ये सारा ट्रेड है वो ट्रेड हैम्पर ना हो, किसी का ट्रेड इंटरेस्ट को लॉस ना पहुंचे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की प्रिपरेशन इतने बड़े बड़े देश कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हैं इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले रीजन में। और इन देशों को इन्होंने बना दिया है यहाँ पर प्ले ग्राउंड, बेसिकली अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने इन देशों को प्ले ग्राउंड बना रखा है ऑल ओवर। आप कह ले तो सूडान जैसे क्षेत्रों में तो चाइना ने पहुंच करके उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करना चालू कर दिया है। रशिया खुद सूडान के पास यहाँ पर आपका बेस ओपन करने जा रहा है। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भी जिबूती में अपने मिलिट्री यूनिट्स को भेज भेज रहे हैं लगातार। सूडान ने अभी रिसेंटली में इसराइल को भी रिकॉग्निशन दी है आपकी, बेसिकली। तो ऐसे में जो दो ब्लॉक्स हैं, एक चाइना वाला ब्लॉक जिसमें चाइना, रशिया और ईरान जैसे देश एक साथ आते हैं, और एक आपका यूएसए वाला ब्लॉक जिसमें यूरोप, इंडिया और यूएसए ये एक साथ आते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा खासा टकराव है इस पूरे रीजन के अराउंड, और इसलिए यहां पर ये रीजन के अराउंड इस तरीके का नेवल एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। केवल इंडिया यहां पर इस तरीके से अपनी प्रेजेंस मेंटेन नहीं करता, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्योंकि इन क्षेत्रों में आपका सिविल वॉर जैसे सिचुएशन है, तो यूएन सिविल वॉर को रोकने के लिए पीस कीपिंग ऑपरेशंस करता है। यूएन सिविल वॉर को रोकने के लिए पीस कीपिंग ऑपरेशंस करता है। तो पीस कीपिंग ऑपरेशन में क्या होता है कि काफी ज्यादा आर्मी भेजी जाती है इन क्षेत्रों में दंगों को शांत कराने के लिए। भारत इन पीस कीपिंग ऑपरेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और इंडियन आर्मी काफी ज्यादा मात्रा में इन सब क्षेत्रों में पहुंचती है सिचुएशन को नॉर्मल की तरफ ले जाने के लिए। तो इंडिया का रोल पीस कीपिंग ऑपरेशन इन क्षेत्रों में पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, जहां पे हमारी इंडिया की आर्मी जो है वो सेल्फलेसली सर्व करके इस रीजन को बेसिकली यहां पर प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि एक रिसेंट में आपके साथ में करंट अफेयर शेयर करना चाहूंगा। ये करंट अफेयर आप देख रहे हैं, हो सके तो यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे अभी यूनाइटेड नेशन ने, देखो कब की न्यूज है, पुरानी नहीं है, 27 मई 2021 की न्यूज है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ऑनर किया 3 इंडियन पीस कीपर को जो लाइन ऑफ ड्यूटी में मारे गए। तो ये जो पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में बता रहा था, यहाँ पर देखो पीस कीपिंग के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो मिलता है, उस हाईएस्ट अवार्ड का नाम है डाग हमरस्ट्रॉल्ड मेडल। ये समझ लेना पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए दिया जाता है, यूएन पीस कीपर्स को दिया जाता है ये, और ये हाईएस्ट मेडल है। तो यहां पे देख रहे हो कि हम किस इंटेंसिटी के साथ सर्व करते हैं इस रीजन में, कि भैया हम कई बार, इंडिया जो है इनफैक्ट सबसे ज्यादा बार ये वाला मेडल आपका जीत चुका है जो यूएन पीस कीपर्स को मिलता है। तो इस रीजन में शांति बहाल करने के लिए इंडिया का जो इंटरेस्ट है, वो इंडिया का जो रोल है, वो रोल को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है अफ्रीका के क्षेत्रों में और ग्लोबल लेवल पे, कि भारत यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी इंश्योर कर रहा है इस तरीके से। तो ये रिसेंट में ही अभी ये न्यूज आई थी आपकी, जिसमें ये अवार्ड दिया गया था 3 इंडियंस को आपका, बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर फिर उसके बाद मैं क्या डिस्कस कर रहा था, राइट, जस्ट अ सेकेंड, एक बार और मैं पिक्चर शेयर कर दूं। तो ये इतनी पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स समझ में आई आपको। फिर उसके साथ साथ यहां पर अब जो है अब जो है आपका करंट अफेयर इतना तो लिखा में रीजन में हमने किया। इसी रीजन में इंडिया ने पीस ऑपरेशन के साथ साथ एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन, याद है किसी को? इस बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, क्या याद है ऑपरेशन वनीला 2020 में किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन वनीला के तहत अफ्रीका के नीचे वाले रीजन में पे आपका मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर में जब साइक्लोन हिट किया, तो साइक्लोन हिट करने के बाद मेडागास्कर को हम
ओके, और डिस्कनेक्ट हो गया था, आई डोंट नो रीजन क्या था। आवाज आज सुनाई दे रही है अभी सभी को? आवाज क्लियर आ रही है अभी सभी को? ठीक है। तो भाई ये जियोपॉलिटिक्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को? अभी तक की बातें समझ में आई? अभी तक की बातें समझ में आई? ठीक है। तो देखो भाई, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे करंट अफेयर आते ही रहेंगे। एक बार समझ लो फिर सारे करंट अफेयर वन लाइनर्स बन जाते हैं। तो अभी तक मैंने कितने पहलू डिस्कस किए? अभी सबसे पहला मैंने डिस्कस किया इंडिया और यूरोपियन यूनियन का नेवल एक्सरसाइज, राइट। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया यहाँ पर नेक्स्ट आपने यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपका पीस कीपिंग ऑपरेशन में इंडिया का रोल, पीस कीपिंग ऑपरेशन के कंटेक्स्ट में इंडिया का रोल, ठीक है। उसमें आपने ये लिख लिया था, ये पॉइंट आपने लिख लिया था पीस कीपिंग ऑपरेशन में, दिखा रहा हूं मैं, ये पॉइंट लिख लिया था। ये करंट अफेयर में लिख लेना कि 3 इंडियन पीस कीपर्स वेयर गिवन विच मेडल, केवल मेडल का नाम इंपॉर्टेंट है, पीस कीपिंग के लिए दिया जाता है। तो ये पॉइंट लिख लिया था आपने सभी ने, जल्दी कंफर्म कीजिए। जिन्होंने नहीं लिखा था जल्दी लिखिए, सेकेंड करंट अफेयर हो जाएगा फिर ये आपका तैयार, जल्दी लिखिए। देखो पूरे टॉपिक में मैं इकट्ठे 2-3 करंट अफेयर को मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अलग अलग ना पढ़ना पड़े। तो इस मेडल का नाम याद रख लेना बस, ठीक है। लिखो लिखो जल्दी लिखो। हाँ, डैग हैमरस्टॉल्ड मेडल कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर्स। ब्रिटेन की प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगी, अमेरिका की प्रोनाउंसिएशन अलग होगी कुछ, तो प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर्स, ठीक है। नेम ऑफ 3 पीस कीपर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नाम वाम कभी नहीं पूछे जाते इतने ज्यादा, ठीक है। बस इतना याद रखो कि पीस कीपिंग के लिए दिया गया यहाँ पर, राइट। अब नेक्स्ट जो है अगला करंट अफेयर, राइट। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सॉरी सॉरी। ऑपरेशन वनीला जो इंडिया के द्वारा चलाया गया था वो एक प्रकार का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस था। और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कहाँ पे चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका बेसिकली मेडागास्कर में। और मेडागास्कर में क्यों चलाया गया था? साइक्लोन आया था यहाँ पर। कौन सा साइक्लोन आया था? यहाँ पर साइक्लोन इडाई ने हिट किया था। साइक्लोन इडाई ने हिट किया था आपका पूरे के पूरे, सॉरी साइक्लोन इडाई तो बाद में आया था, साइक्लोन डियाने ने हिट किया था यहाँ पर। उस समय पर हमने यहाँ पर मेडागास्कर में ऑपरेशन वनीला चलाया था। तो ये भी जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है, ये करंट अफेयर भी शामिल करो इसी पॉइंट में इकट्ठे। नेक्स्ट टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं है, एक पूरा अफ्रीका वाला रीजन पढ़ रहे हो आप, उस रीजन के अराउंड जो भी करंट अफेयर है वो सब यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक मिशन भी चलाया अपना 2020 में, जिस मिशन का नाम है, यस दिस वाज डन बाय इंडिया, जिस मिशन का नाम है मिशन सागर। इस मिशन का नाम है अपना मिशन सागर। तो ये भी आपने सुना होगा करंट अफेयर में। बताओ जरा सा मुझे, मिशन सागर क्या चीज है भाई? अपुल रुक जाओ, दिखा दूंगा मैं कौन सा स्लाइड रह रहा है तुम्हारा। पहले इन सब बातों को नोट करो। कौन कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में व्हाट वाज मिशन सागर? किसको कहते हैं हम लोग मिशन सागर? सागर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो सागर का फुल फॉर्म लिख लो जरा सा। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
ऑल इन द रीजन। तो इसी मिशन सागर के तहत इंडिया ने कोरोना वायरस के समय पर, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन आया था आपका, तो उसी के तहत हमने इन देशों में मालदीव जैसे देशों को, या फिर आप बात कर लो मॉरिशियस जैसे देशों को, मॉरिशियस के साथ हम लोग बात करें तो मेडागास्कर जैसे देशों को, ठीक है, मेडागास्कर को, या फिर सेशल्स को, और भी कई सारे ऐसे यहाँ पर देश थे जिन देशों को हमने क्या प्रोवाइड किया था, जिन देशों को हमने फूड प्लस मेडिसिन एड इस बार प्रोवाइड किया था मिशन सागर के तहत। तो इस तरीके से भी हम अफ्रीका से इन्वॉल्व हैं, अफ्रीका पे हम अपना प्रेजेंस जो है वो इस्टेब्लिश यहाँ पर कंटिन्यूसली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझाना यहाँ पर मेरा मेन एम था। तो ऑपरेशन वैनिला चला लास्ट ईयर, ये करंट अफेयर है। मिशन सागर करंट अफेयर है, क्योंकि इन देशों की सहायता हमने मिशन सागर के तहत ही करी, और इस तरीके से हम यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को अफ्रीका के इन वाले रीजन्स में। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज कंफर्म इट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो भाई तुम्हें ये पूरा रीजन समझ में आ गया? ये पूरा रीजन समझ में आ गया तुम्हें, जो भी ये रीजन देख रहे हो? अगर तुमसे पूछा जाए कि चल क्या रहा है यहाँ पर इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो तुम्हें समझ में आ गया पूरा क्या चल रहा है, इंडिया यहाँ पे क्या क्या कर रहा है। इंडिया की कुछ ऑयल कंपनीज भी नीचे इथोपिया में इंटरेस्टेड हैं और नीचे की तरफ भी इंटरेस्टेड हैं, तो वहां पे हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशन वनीला 2020 में आया था, तो वहां पे हम अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी बढ़ा रहे हैं। फिर दूसरी चीज, हम यहाँ पे पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज, हम यहाँ पर चाइना की तरह मिलिट्री बेसिस एस्टेब्लिश करने के लिए जिबूती और एरित्रे में इंडियन एम्बेसी का एस्टेब्लिशमेंट करके हमने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बढ़ाने के लिए कदम उठा लिए। चौथी चीज, हम इन क्षेत्रों के आसपास कंटिन्यूअसली नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और यूरोपियन देशों के साथ मिल करके कर रहे हैं। तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को, इंडियन ओशन में उसकी हेगेमनी को, हम लोग उसकी हेगेमनी बनने नहीं देना चाहते और उसको कंटिन्यूअसली यहां पर चैलेंज कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का यही सिग्निफिकेंस है कि इस एक्सरसाइज के माध्यम से बेसिकली हम लोग चाइना, ईरान और रशिया, जो एक थ्रेट हो सकते हैं इस इंडियन ओशन रीजन के लिए, फ्री ट्रेड, फ्री नेविगेशन के लिए, उसको काउंटर करना चाहते हैं और इस पूरे रीजन को फ्री रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी रीजन के माध्यम से आधी दुनिया से ट्रेड होता है, आधी दुनिया से ट्रेड होता है बेसिकली, लगभग। तो सो दैट्स व्हाई दिस exercise is important for freedom of sea, and this exercise is important for anti-piracy operations against Somalian pirates. So इसलिए ये ऑपरेशन जो था वो ऑपरेशन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जाते जाते ये टॉपिक से मैं बाहर निकलूं, कुछ मैरीटाइम एक्सरसाइजेस के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे ही भारत और भी सारे समुद्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो इन मैरीटाइम एक्सरसाइजेस में से मैं नाम लिखता हूं और मैं देखता हूं कि तुमने कितनी तैयारी करी है पिछले एक साल में। एक अपना मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है जिस एक्सरसाइज का नाम है स्लीनेक्स। बताओ जरा सा, ये किन दो कंट्रीज के बीच में होता है? सूडान और साउथ सूडान अलग अलग देश हैं, एक नहीं है। स्लीनेक्स एक प्रकार का मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मैरीटाइम का मतलब क्या है? मैरीटाइम का मतलब समुद्री एक्सरसाइज है। समुद्री होगी तो कौन करेगी इसको? तो ये एक नेवी करेगी। तो एक प्रकार के कौन से एक्सरसाइजेस होंगे? नेवल एक्सरसाइजेस। तो स्लीनेक्स किसके साथ होता है? स्लीनेक्स होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, बहुत बढ़िया, लिखते चलना इसको, लिखते चलना। कोई भी एक्सरसाइज आए तो बोलना मत मेरे से कि बाद मैंने कराया नहीं। फिर दूसरा एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये भी इसी साल हुआ। इस एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर। बोंगो सागर। और एक और एक्सरसाइज है INBN कॉर्पेट। INBN कॉर्पेट। बताओ ये किसके साथ हुआ? इंडिया का। इंडिया और किसके बीच में एक्सरसाइज हुआ? मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन सी कंट्री है? यस, बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ ये बोंगो सागर, बोंगो सागर एक्सरसाइज। ठीक है, फिर उसके बाद एक तीसरा मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसका नाम है जिमेक्स। बताओ कौन से देशों के बीच में होता है?
थर्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज इज जिमेक्स। जिमेक्स इंडिया और किसके बीच में होता है? यस राज, करेक्ट, करेक्ट अलीजा, करेक्ट सजल। सो ये इंडिया और जापान के बीच में होता है जिमेक्स। फिर एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर, बताओ जरा सा किसके साथ होता है ये? इंडिया और ओमान के बीच में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है जैर अल बहर। जैर अल बहर, बताओ जरा सा किसके साथ करते हैं हम लोग ये हम लोग करते हैं कतर के साथ। सो ये इंडिया और कतर के बीच में होता है जैर अल बहर। एक एक्सरसाइज होता है हमारा सिम्बेक्स, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। बताओ किस किस के बीच में होता है सिम्बेक्स? ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में नेवल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। एक एक्सरसाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज किस किस देश में होता है? इंडिया तो इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इंडिया के साथ कौन और पार्टिसिपेट करता है? यस, इस बार जो एक्सरसाइज हुआ ये, वैसे तो यूएस और जापान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार जो एक्सरसाइज हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। सो मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज होता है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति, बताओ ये किसके साथ होता है समुद्र शक्ति? तो ये होता है बेसिकली किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है आपका समुद्र शक्ति, ठीक है। फिर एक एक्सरसाइज है आपका इंडो थाई कॉर्पेट। इंडो थाई कॉर्पेट, तो इंडो थाई कॉर्पेट किसके साथ होता है? ये होता है बेसिकली थाईलैंड के साथ। थाईलैंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। और कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था फ्रांस और इंडिया के बीच में नेवल एक्सरसाइज होता है, उस नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? अब आप बताओगे मुझे, फ्रांस और इंडिया के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है? यस, वरुण। वरुण। और एक और नेवल एक्सरसाइज हुई थी अभी कुछ दिन पहले, दो हुई थी अभी फ्रांस के साथ, है ना। एक थी अपनी ला पारोस और एक थी अपनी वरुण एक्सरसाइज। यस, वरुण एक्सरसाइज। तो ये किसके साथ होता है? अपना फ्रांस और इंडिया के बीच में। तो ये कुछ लास्ट एक साल के इंपॉर्टेंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की लिस्ट है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग देशों के साथ। तो अगर आपको लगता है कि लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको लिख लेना चाहिए सब जल्दी से। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। ये हैं कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट एक साल के नेवल एक्सरसाइजेस इंडिया के अलग अलग देशों के साथ। फिर मैं आपको लेके चलूं सेकंड पार्ट ऑफ द करंट अफेयर में। यस, आईएनबीएन कॉर्पोरेट भी बांग्लादेश के साथ होता है। हो जाए तो डन लिखिएगा सभी लोग। तो ये मत समझना एक आधी करंट अफेयर है, बहुत सारे करंट अफेयर हो रहे हैं आज। वरुण प्लस ला पेरोस। वरुण प्लस ला पेरोस। PEROUSCU लिख देता हूं मैं यहां पर। PEROUSCA, ला पेरोस, ठीक है। सिटमैक्स मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज है वो। सिटमैक्स होता है आपका जो आप पूछ रहे हो, ये सिटमैक्स होता है सिंगापुर और थाईलैंड के साथ। सिंगापुर और थाईलैंड के साथ होता है अपना सिटमैक्स, ठीक है। सिंगापुर प्लस थाईलैंड के साथ होता है अपना सिटमैक्स। और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें सिंगापुर और थाईलैंड की नेवी हिस्सा लेती है। इस बार ये अंडमान सी में हुआ था, राइट। क्वाड एक्सरसाइज, क्वाड एक्सरसाइज नहीं होता। क्वाड जो एक्सरसाइज करती है
उसी एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। तो ये जो 4 देश हैं, ये कौन देश हैं आपके? ये क्वाड देश ही तो हैं बेसिकली। तो ये जो है आपका क्वाड जो है ये मालाबार एक्सरसाइज करती है अपनी। ठीक है। अच्छा, इसमें सिटमैक्स इसलिए याद रख लेना जो आपने पूछा, तो सिटमैक्स से जो मेरे को बात याद आई, तो उसमें सिटमैक्स के बारे में मैं एक पेज पे अलग से लिख देता हूं। तो जो सिटमैक्स है, इसकी एक खासियत थी ये 2020 के एडिशन की, कि सबसे पहले किस किस के बीच में हुआ? तो 3 देश है ना, इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर। इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर। पूछा जाए कि अगर ये किस प्लेस पे हुआ, लोकेशन क्या थी? तो लोकेशन थी भाई अंडमान सी। अंडमान सी में इसको कंडक्ट किया गया था बेसिकली। फिर उसके बाद पूछा जाए यहां पर कि इसका कौन सा एडिशन था बेसिकली। ठीक है। ये जो है आपका जो सिटमैक्स का एडिशन नंबर कौन सा था, तो ये ध्यान रखना ये फर्स्ट एडिशन था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी फर्स्ट एडिशन वाले एक्सरसाइज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस लिहाज से सिटमैक्स न्यूज में रहा था। डन? तो लिख लो इसको भाई जल्दी से। चलो अब अलग अलग नाम मत लो, जितना है उतना सुनो अभी। अपन को मिलिट्री में नहीं जाना, अभी अपन को मैरीटाइम पढ़ना था। मैरीटाइम पढ़ना था यहाँ पर। डन? अंडमान है, अंडमान सी में लिखा है, अंडमान सी। अंडमान सी। कार्तिक क्रॉस चेक करना एक बार। चलिए ठीक है। तो अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द करंट अफेयर में। ये बातें लिख ली ना सभी आपने? फर्स्ट एडिशन का मतलब है यहाँ पर कि पहली बार हुआ है। फर्स्ट एडिशन जो है, हाँ फर्स्ट एडिशन एक्चुअली, सॉरी माय बैड, फर्स्ट एडिशन एक्चुअली 2019 में हुआ था, 2020 में इसका सेकंड एडिशन हुआ है। ये चीज इंप्रूव कर लो यहाँ पर। सेकंड एडिशन एक्चुअली हुआ है इसका 2020 में, फर्स्ट एडिशन जो है वो 2019 में हुआ है। राइट, फर्स्ट एडिशन 2019 में और सेकंड एडिशन 2020 में हुआ है। ठीक है। तो ये है सेटमैक्स जो आपने पूछा, इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में होता है। चलो अब चलते हैं अपन सेकंड सेकंड करंट अफेयर पे अपने। अब सेकंड करंट अफेयर का लेना देना भी आपका अफ्रीका से ही है। इतनी बात समझ में आ गई ना? पिछला सारा करंट अफेयर समझ में आ गया? कोई डाउट है, रह गया किसी को? 2 मिनट है आपके पास, जो पीछे के करंट अफेयर है उसमें कोई डाउट रह गया हो तो बताओ, अदरवाइज मैं बुर्किना फासो का इशू डिस्कस करूंगा फिर। क्लियर? नो डाउट? यस, अंडमान सी इज लोकेशन ऑफ 2020 एक्सरसाइज। फर्स्ट स्लाइड शो कर दूं? संस्कृति कौन सी फर्स्ट स्लाइड? देखो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो स्लाइड लॉस्ट हो गए थे, तो क्या इंफॉर्मेशन रह गई थी वो बता दो मेरे को। फर्स्ट स्लाइड ये है, बाकी ऑपरेशन वेनिला और मिशन सागर वाली फर्स्ट स्लाइड है। नेवल एक्सरसाइज डेफिनेशन वाज रिटन। मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो स्लाइड लॉस्ट हो गई थी। रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप, अगर कुछ नोट्स लिख रहे हो तो, रह रहे हो तो। सिग्निफिकेंस ऑफ द नेवल एक्सरसाइज इन ब्रो। सिग्निफिकेंस में केवल 2 बातें लिखनी है। सिग्निफिकेंस है उसका एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को चेक करना, चेकिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशन। और दूसरा सिग्निफिकेंस है एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सी, एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सी फ्रॉम चाइना एग्रेशन। राइट? तो ये 2 सिग्निफिकेंस है उस एक्सरसाइज के, चेकिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशंस या डूइंग परफॉर्मिंग एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, और दूसरा काम एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सी। ये 2 सिग्निफिकेंस थे गल्फ ऑफ एडन के में होने वाले एक्सरसाइज के। लिख लो इस 2 पॉइंट को अगर नहीं लिखा हो तो। डन? ठीक है। उसके बाद तो फिर हमने देख ही लिया कि यहाँ पर ऑपरेशन वनीला, मिशन सागर, कुछ पुरानी बातें बताई मैंने आपको, कुछ लास्ट 1 ईयर के मैरीटाइम एक्सरसाइजेस बताए। अब हम चलते हैं अपने नए वाले पार्ट के ऊपर। सेकंड पॉइंट है भाई, टू एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सी, टू एंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सी। ठीक है। चलो अब आ जाओ, बहुत हो गया, अब सेकंड करंट अफेयर पे चलते हैं हम लोग। तो अब हमें डिस्कस करना है बुर्किना फासो का इश्यू। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये जो रीजन है आपका पूरा का पूरा, ये ऊपर वाला रीजन, इस रीजन को कहते हैं सहारा रीजन। इस पूरे के पूरे बेल्ट को अपन लोग किस नाम से जानते हैं?
सहारा बेल्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो आप ऑरेंज वाला रीजन देख रहे हो, आप जितने भी देश इस रेंज में लाई कर रहे हैं, इस पूरे रीजन को अपन लोग कौन सा रीजन कहते हैं? इस पूरे रीजन को कहते हैं अपन लोग सहेल रीजन। तो करंट अफेयर या क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा सकता है कि सहेल रीजन है कहां पे? सहेल रीजन है भाई अफ्रीका में, सहेल रीजन है सहारा के साउथ में। और सहेल रीजन में बेसिकली कौन कौन से नेशन आते हैं? तो देख रहे हो आप, मॉरिशियाना, माली जैसे देश, नाइजर जैसे देश, चैड जैसे देश, नाइजीरिया जैसे देश, बुर्किना फासो, सूडान वगैरह, एरित्रे वगैरह, ये सारा बेल्ट कहलाता है आपका बेसिकली सहेल रीजन। फर्स्ट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। राइट डाउन दिस पॉइंट दैट व्हाट इज सहेल रीजन। सो राइट डाउन मॉरिशियाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, चैड, सूडान, एरित्रे comes under Sahel region. Please write down this point. It comes under Sahel region. It comes under Sahel region. डन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें यहां पे समझनी है। यहां पे बुर्किना फासो जो है, इसकी हमें कैपिटल जरूर से ध्यान से देख लेनी है, क्योंकि बुर्किना फासो में ये इतनी बड़ी जो घटना हो गई है, इसके बाद इसकी कैपिटल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, और इसकी कैपिटल है भी अजीब सी। तो इसकी कैपिटल का नाम लिखो सेकेंड पॉइंट पे यहां पर। इसकी कैपिटल का नाम है ओवा, मैं बोल भी नहीं पा रहा, इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, ये है इसकी स्पेलिंग इसके कैपिटल की। सो सेकंड में बुर्किना फासो की कैपिटल लिख दो जरा सा तुम। सो बुर्किना फासो कम्स अंडर विच रीजन? सहेल रीजन, एंड दिस इज द कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो। दिस इज द कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो। सो राइट डाउन दिस पॉइंट, दिस इज द कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो। डन, राइट, ठीक है। अब यहां पर जो अटैक हुआ है बेसिकली, ये बुर्किना फासो का जो भी आपका बेसिकली अटैक हुआ है, ये बुर्किना फासो का अटैक हुआ है बुर्किना फासो के इस वाले पार्ट में। ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इस वाले पार्ट में अटैक किया गया है बुर्किना फासो में, जिसमें आपके रिसेंटली में 132 लोग मारे गए हैं। अब एक बार चल के देख लेते हैं न्यूज और आर्टिकल देख लेते हैं कि बुर्किना फासो का क्या पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। सो ये जो न्यूज है कि एटलीस्ट 132 सिविलियंस वेर किल्ड, जस्ट अ सेकेंड, एटलीस्ट 132 सिविलियंस किल्ड इन Burkina Faso worst attack in years. The death toll from the worst militant attack in Burkina Faso in recent year has risen to 132. The government said on Saturday after armed assailant laid siege overnight to village in the jihadist plague northeast. तो मैंने अभी मैप में कहां पे पॉइंट आउट किया आपको? सपोज ये बुर्किना फासो है, तो मैंने मैप में कहां पे बताया आपको कहां पे अटैक हुआ है? नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। अब देखो क्या सीन है बुर्किना फासो जैसे देशों का, या फिर माली जैसे देशों का, नाइजर जैसे देशों का भी। इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो चक्कर क्या है कि बुर्किना फासो हो या माली हो या फिर आपका नाइजर हो, इन सब देशों में जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट काफी नाम की गवर्नमेंट है, बहुत ही ज्यादा नाम की गवर्नमेंट है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट लिमिटेड है। लिमिटेड कहां पे है? तो लिमिटेड है सिटीज तक, लिमिटेड है आपका पूरा का पूरा सिटीज तक। अब जो ये सिटीज की तरफ लिमिटेड है आपका गवर्नमेंट, तो इसमें क्या होता है कि जो विलेजेस वाले एरिया है, उस विलेजेस वाले एरिया में बेसिकली आपकी अथॉरिटी का रूल जो है वो है नहीं, और ना ही अथॉरिटी का किसी भी प्रकार से कंट्रोल है। तो कंट्रोल किसी भी प्रकार से ना होने के कारण, कंट्रोल किसी भी प्रकार का ना होने के कारण यहां पर दिक्कत ये आती है कि फिर जो ये यहाँ के लोकल यूथ्स हैं, जो गांव में रहते हैं, रहने विलेज में रहने वाले यूथ्स हैं, इन यूथ्स को अट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पर जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा। तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इनको रिक्रूट करने का काम करते हैं, और रिक्रूट करने के साथ साथ अपना यहाँ पर वो बेसिकली टेरर फैलाने का भी काम करते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पर बेसिकली वो टेरर फैलाने का भी काम यहाँ पर वो करते हैं। अब वैसा वो क्यों करते हैं?
तो इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा पुरानी हिस्ट्री में। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो लेट मी शेयर दैट पॉइंट विद यू। देखो, बात सारी चालू होती है अफ्रीका में, सारी अनस्टेबिलिटी चालू होती है लीबिया से। लीबिया में उन दिनों रूल हुआ करता था गद्दाफी का, ठीक है। लीबिया में उन दिनों रूल हुआ करता था गद्दाफी का। गद्दाफी क्या था भाई? गद्दाफी एक प्रकार का डिक्टेटर था, और इन सब क्षेत्रों में भी मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम इन सब क्षेत्रों में जो आपका डिक्टेटर्स हैं वही आपके शासन करते थे 2010 से पहले पहले तक। लेकिन 2010 से लेकर के 2014 के दौरान ये सारे रीजन जो है वो सारे रीजन रह गए काफी ज्यादा अनस्टेबल, क्योंकि लीबिया में जब यूएसए की एंट्री हुई और यूएसए के इन्फ्लुएंस के कारण, यूरोप के इन्फ्लुएंस के कारण लीबिया में और ये आपका टूनिशिया है, टूनिशिया में इन सब क्षेत्रों में सिविल वॉर चालू हो गया था एक्चुअली, यूरोपियन पावर के इंटरफेरेंस के बाद, अमेरिकन पावर के इंटरफेरेंस के बाद। और यहां पर सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से जो डिक्टेटर से ऑप्रेस्ड लोग थे वो ऑप्रेस्ड लोग इन डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़ने रोड पर आ गए थे बेसिकली। और इन्होंने कहा था कि हम तख्ता पलट कर देंगे, हमें अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए, हमें डिक्टेटर का किसी भी प्रकार से रूल नहीं चाहिए। तो यही सब घटना जो स्टार्ट होती है वो सारी घटना स्टार्ट होती है टूनिशिया से। टूनिशिया में एक इवेंट हुआ था ट्रिगर, वैसे ही पहले से ही अत्याचार हो रहा था काफी ज्यादा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लोगों को काफी सताता था अंडर द रूल ऑफ डिक्टेटर। तो टूनिशिया में क्या हुआ था कि एक फल वाले ने उससे जब फ्री में फल लेकर के जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, कुछ लोकल ऑफिसर्स, तो उन्होंने क्या किया, उस फल वाले ने क्या किया, उसने अपने आप को जिंदा आग लगा लिया। उसके बाद ये एक ट्रिगर इवेंट बना ऐसा टूनिशिया से जो एक घटना घटी। उसके बाद टूनिशिया के लोग रोडों पर आ गए और रोडों पर आकर के उन्होंने अपने किंग को जो है वो तख्ते से हटा दिया और यहाँ पर कुछ हद तक डेमोक्रेसी ले आए। टूनिशिया का ये इम्पैक्ट लीबिया के ऊपर भी पड़ा। लीबिया में भी सिविल वॉर चालू हो गया और जो किंग की आर्मी थी और जो लोकल लोग थे और लोकल लोगों से मिलकर बनी आर्मी थी, ये सब आपस में लड़ने लगे। अंतिम में यूरोपियन पावर्स की मदद से, अमेरिकन पावर्स की मदद से उनको भी हटा दिया गया लीबिया में, गद्दाफी को। और उसके बाद से कभी शांति आई नहीं, इन सब क्षेत्रों में भी सिविल वॉर बेसिकली बना रहा। और फिर उसके बाद सिविल वॉर जब इन सब क्षेत्रों में एक्सपेंड हुआ तो इसी के ऊपर जाओगे आप, तो इसी के ऊपर जाने पर इराक, ईरान, ये सब क्षेत्र, इराक वगैरह हो गया, सीरिया वगैरह हो गया, इन सब क्षेत्रों में भी अरब स्प्रिंग पहुंचा। और अरब स्प्रिंग पहुंचने के बाद इन सब क्षेत्रों में भी आपका भाई जो डिक्टेटर्स हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर अटैक्स हुए, उसके उनके रूलिंग सिस्टम के खिलाफ अटैक हुए। सऊदी अरेबिया में भी ये कुछ हद तक पहुंचा था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अपने आप को सेव कर लिया। इजिप्ट में भी पहुंचा, सूडान में भी कुछ हद तक पहुंचा। तो इसी पूरे रिवॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग अरब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन। इसी अरब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन के होने के बाद, इसी अरब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन के होने के बाद हुआ क्या बेसिकली कि यहां पर इन सब क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स खड़े हो गए जो अब अपना क्लेम कर रहे थे पावर पाने के लिए। उनका एम था कि पावर को रिस्टोर करना है, पावर को अपने हाथों में लेना है और अपने नॉर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हमें गवर्नमेंट चलानी है, ना कि हमें इनकी सुननी है। तो इसी प्रोसेस में बहुत सारे ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट, बहुत ही ज्यादा रेडिकल हो गए और उन्हीं को हम लोगों ने सर्टिफाई किया एज अ टेररिस्ट ग्रुप। उन्हीं को हमने कहना चालू किया कि ये ग्रुप जो है अब इनका एम जो है वो टेररिज्म फैलाना रह गया केवल पावर गेन करने के चक्कर में, और ये बिल्कुल रैशनल लोग नहीं है। तो इन्हीं सब क्षेत्रों में लीबिया से, इराक से, सीरिया से जो आतंकवादी संगठन जो फॉर्म हुए स्पेशली लीबिया और टूनिशिया में, तो उसी एक ग्रुप का नाम है आपका बेसिकली, इस ग्रुप का नाम है इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट इन ग्रेट सहारा, इस रीजन में इसको कहा जाता है इस्लामिक स्टेट इन ग्रेट सहारा। और ये आपका बेसिकली वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिज्म ग्रुप है और इसी का रोल जो है वो कुछ हद तक माना जा रहा है यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में। इस्लामिक स्टेट इन ग्रेट सहारा के बाद एक और आपका ग्रुप है यहाँ पर जिसको ISWAF कहते हैं। ये भी इस्लामिक स्टेट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस है। फिर उसके बाद इन क्षेत्रों में अलकायदा भी काफी एक्टिव है और अलकायदा का भी यहाँ पे रोल बताया जा रहा है बुर्किना फासो के एग्जीक्यूशंस में ये रिसेंटली। और फिर आपका
इन्हीं सब क्षेत्रों में आप देखो नाइजीरिया जैसे देश हैं, नाइजर जैसे देश हैं, तो इन सब क्षेत्रों में बोको हराम जैसे ग्रुप भी जो हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्टिव हो रखे हैं। ठीक है, ये बोको हराम कहीं और का ग्रुप नहीं है, नाइजर और नाइजीरिया का ही ग्रुप है। तो अब जियोपॉलिटिक्स समझो तुम, होता क्या है कि जब इन सब क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट एक्चुअली लिमिटेड रहती है काफी ज्यादा शहरों तक। गांव के क्षेत्रों में यहाँ की गवर्नमेंट का उतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं है। गांव के क्षेत्र जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर आपका गांव के क्षेत्रों में जो आपका जो जिहादिस्ट एलिमेंट है, बेसिकली जो जिहाद के नाम पे टेररिज्म फैलाना चाहते हैं, उन लोगों का प्रेजेंस है यहाँ पर इन सब क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में। तो क्या करते हैं, यूथ की रिक्रूटमेंट करते हैं, और अगर यूथ या कोई विलेज वाले इनको शरण देने से या इनके खिलाफ बोले अगर, तो भाई वो सीधा मतलब शूट एट साइट करके अपना चलता कर लेते हैं, लूटपाट मचा करके। तो इनका इन सब क्षेत्रों में बेसिकली टेरर फैल रखा है, टेरर फैल रखा है। और यहां से भी टूनिशिया और लीबिया और इन सब क्षेत्रों से भी जो आते हैं लोग शरण लेने, ये आतंकवादी ग्रुप्स, वो माली, नाइजर और ये बुर्किना फासो के आसपास ही शरण लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ इन सब देशों की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट काफी ज्यादा कमजोर है और शहरों तक ही लिमिटेड है। तो बाकी के क्षेत्रों में एक्सपेंड करना और बाकी के क्षेत्रों में अपना जगह बनाना इनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस जियोपॉलिटिक्स के कारण, अरब स्प्रिंग के कारण, और ये पूरा यूरोप वर्सेस ये जो आपका लड़ाई है सारी की सारी इस्लामिक वर्ल्ड में, इस क्राइसिस के कारण जो अच्छी खासी ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनका माइग्रेशन होता है इस सहेल रीजन की तरफ, और ये रीजन बन जाता है इनके लिए सेफ हेवन। अब जहां पे जाएंगे शांति से तो बैठेंगे नहीं, वहां पे जाकर के जब वहां की गवर्नमेंट को भी चैलेंज करते हैं, वहां के लोकल लोगों के थ्रू अब पावर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लोकल लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हीं सब क्षेत्रों में जो क्राइसिस बनती है, और स्पेशली इन क्षेत्रों में जो क्राइसिस बनती है, इसी क्राइसिस का नाम कहा जाता है हमारा, इसी क्राइसिस को हम लोग कहते हैं सहेल क्राइसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंफर्म इट दैट डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सहेल क्राइसिस? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सहेल क्राइसिस? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये सारी देखो, कोई भी घटना कभी भी सिंगल इवेंट से लिंक नहीं होती, बहुत सारा प्रोसेस होता है उस इन सब चीजों के पीछे, बहुत सारी बातें होती हैं इन सब चीजों के पीछे। तो अरब स्प्रिंग वो इवेंट था जिसमें डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी, तो उसमें कामयाबी नहीं मिली बेसिकली इतनी ज्यादा कि डेमोक्रेसी आ जाए। जो लड़ाई छेड़ी गई यहाँ पर बेसिकली अरब स्प्रिंग में डिक्टेटर्स के खिलाफ, उसमें हुआ कि आर्मी और पब्लिक भिड़ती रही आपस में। इस भिड़ंत के प्रोसेस में काफी सारे ग्रुप्स आ गए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से पावर पाने के लिए अपनी मेहनत करना चालू कर दी, और फिर कुछ समय में वायलेंट होते चले गए। तो मल्टीपल ग्रुप्स हो गए और मल्टीपल ग्रुप्स में टकराव बढ़ गया। कुछ ग्रुप्स बहुत ही ज्यादा रेडिकल हो गए, वही बन गए टेररिस्ट ग्रुप। और इन सब क्षेत्रों में अरब स्प्रिंग के आने के बाद जो अशांति फैली है, उसी में मल्टीपल ग्रुप्स ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पावर कैप्चर किया जाए, और इसी पावर कैप्चर की लड़ाई में आम जनता पिस रही है इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर। और इन्हीं मल्टीपल ग्रुप्स के द्वारा इन्हीं आम जनता की रिक्रूटमेंट करी जाती है, और जो डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर आपका गवर्नमेंट फॉर्म करी गई है थोड़ा बहुत हद तक, वो शहरों तक लिमिटेड है काफी। तो बाकी क्षेत्रों में सरकार की पकड़ है ही नहीं, तो बाकी क्षेत्रों में आसानी से टेररिस्ट आ जाते हैं और लोकल लोगों को यहाँ पर मारने का काम करते हैं अगर वो उनके खिलाफ एक्ट करते हैं या उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश नहीं करते। तो ये सारा सिनेरियो है, इस सारे सिनेरियो के चक्कर में ये सहेल रीजन अनस्टेबल है, और इसी क्राइसिस का नाम है सहेल क्राइसिस। इसी क्राइसिस का नाम है बेसिकली सहेल क्राइसिस। डू यू अंडरस्टैंड इट? अब इसके बाद हमें और कुछ चीजें समझनी है, और जियोपॉलिटिक्स में समझाता हूं, समझना इन सब चीजों को, क्योंकि ये सब चीजें तुम एक बार समझ लोगे तो न्यूज समझना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कहीं पे भी तुमको ये सब चीजें एक साथ मिलना मुश्किल है, ठीक है, टुकड़ों में भले ही मिल जाए। अब देखो होता क्या है बेसिकली, ये जो सारी की सारी क्षेत्र है ना आपका, बेसिकली ये सारा का सारा क्षेत्र, ये एक समय पर आपका फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी। ये सब एक समय पर फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी। तो ये जो फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी, तो अब यहाँ की गवर्नमेंट
फेल्ड महसूस कर रही हैं अपने आप को, उनको लग रहा है कि हम फेल हो चुके हैं, ये अब बहुत बड़े ग्रुप्स बन चुके हैं कि इनसे लड़ना जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट बनता चला जा रहा है हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो नाइजीरिया है, बुर्किना फासो है, माली है, ये सब फ्रांस को रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप ही आकर के यहाँ पर इस क्राइसिस से हमारी लड़ने में मदद करें, इस क्राइसिस से हमारी निपटने में मदद करें। तो फ्रांस जो है फिर जाकर के, क्योंकि वो कॉलोनी भी रही थी उसकी एक समय पे, तो फ्रांस इन क्षेत्रों में, माली के क्षेत्रों में, इन नाइजर के क्षेत्रों में लगभग अपने 5,000 सोल्जर्स के आसपास उसने डिप्लॉय कर रखे हैं, और उसका मिलिट्री बेस भी है चैड में। फ्रांस का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी एक तरीके का इन सब रीजन को कंट्रोल करके रखने के लिए। तो उस प्रोसेस में 5,000 सोल्जर कंटिन्यूसली यहाँ पर इनके खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यूरोप से, जो आपके जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो यूरोप से इतना ज्यादा चिढ़ते हैं कि वो 100 मरने के लिए तैयार हैं एट द कॉस्ट ऑफ वन फ्रेंच सोल्जर। एक फ्रेंच सोल्जर के मारने के चक्कर में अगर वो 100 भी मर जाए तो वो उसके लिए भी रेडी है, इतना सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है। तो इस सहेल रीजन में फ्रांस किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें याद होगा कि फ्रांस में लास्ट समय पे अटैक हुआ था जिसका नाम था नीसे अटैक नाम था उसका। तो फ्रांस के नीस शहर में अटैक जो हुआ था उसमें भी आपका इन्हीं ग्रुप्स का रोल था, बहुत बड़ा, इन्हीं ग्रुप्स का बहुत बड़ा रोल था आपका। तो अब ऐसे में फ्रांस को इसको कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रांस यहाँ पे नहीं होगा तो ये ग्रुप अपना डोमिनेशन जमा लेंगे अल्जीरिया पे, लीबिया पे, और अल्टीमेटली फिर मेडिटेरेनियन सी के रास्ते सीधा थ्रेट अगर किसी को होगा तो वो इटली, आपका स्पेन और फ्रांस जैसे देशों को यहाँ पर डायरेक्ट उनका इंटरेस्ट हैम्पर होगा और उनके क्षेत्रों में टेररिज्म एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से फ्रांस जो है वो इन सब क्षेत्रों में अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करके यहाँ पर वो इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ लड़ना चाहता है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक और करंट अफेयर बता दूं फिर। 2022 में है फ्रांस में चुनाव, और 2022 में मैक्रॉन की जो इमेज है वो इमेज वैसी ही काफी खराब चल रही है। अभी मैक्रॉन को थप्पड़ उप्पड़ भी मार दिया था लोगों ने। और दूसरी बात, मैक्रॉन की रेटिंग्स जो है वो कंटिन्यूसली डाउन चल रही है फ्रांस में। तो इस वजह से मैक्रॉन जो है अब उसने कहा है, अच्छा ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें फ्रांस मदद करने की कोशिश करता है यहाँ पर इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, इस पूरे ऑपरेशन को जो वो चलाता है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बारखाने। ऑपरेशन बारखाने। तो ऑपरेशन बारखाने के माध्यम से फ्रांस जो है वो इन सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। मैक्रोन ने कहा है कि ऑपरेशन बारखाने में हमें बदलाव की जरूरत है इस बुर्किना फासो पे अटैक के बाद, और वो हो सकता है कि सोल्जर्स को अब वापस बुला ले, और उसका कहना है कि हम ड्रोन्स के माध्यम से, प्लेन्स के माध्यम से आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम अपने सोल्जर्स को मरने नहीं दे सकते, क्योंकि 2022 में अब क्या आ रहा है, चुनाव आ रहा है बेसिकली। दूसरी बात, फ्रांस केवल हेल्प करने के नजरिए से यहाँ पे नहीं है। ऐसा मत समझना कि फ्रांस का केवल वो उसने सैनिक भेज दिए और उसको कुछ यहाँ पे मतलब ही नहीं हो तो बस अच्छा बनने के लिए यहाँ पे ये सोल्जर्स भेज रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ये है कि फ्यूचर में अगर वो नहीं लड़ा तो थ्रेट मेडिटेरियन सी के रास्ते वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लेकिन इन सब क्षेत्रों में फ्रांस की बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इनफैक्ट कह लो लार्जर देन लाइफ कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो यहाँ पे आपका इन सब क्षेत्रों में, माली में, फिर आपका बुर्किना फासो के आसपास भी माली में, इनकी जो एनर्जी कंपनी है वो एनर्जी कंपनी यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन करती है अच्छा खासा। यहाँ पे जो फ्रांस की मेजर ऑयल कंपनीज हैं वो मेजर ऑयल कंपनीज माली में है यहाँ पे अच्छा खासा, और माइनिंग में यहाँ पर फ्रांस जो है वो अच्छा खासा इन्वॉल्व है। तो ऐसे में इनके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फ्रांस बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब उसको अगर ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरे करने हैं अपने, तो नेचुरली उसको अपने सोल्जर्स भेजने ही पड़ेंगे। लेकिन वो क्या कह के सोल्जर भेजता है, वो ये कहता है एक्चुअली कि भाई हम तो प्रोटेक्शन के लिए भेज रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, दुनिया को दिखाने के लिए, सही बात है, लेकिन अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये फ्रांस का मेन मकसद है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे प्रोसेस में। अब ऐसे में आप
भले ही चुनाव के समय पर सोल्जर्स वापस बुला लिया जाए, लेकिन चुनाव होते ही हो सकता है सोल्जर्स वापस भेजे भी जाएं, और नहीं तो ये ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से अटैक जो है वो यहाँ पर इन सब क्षेत्रों के ऊपर करने की कोशिश करें। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से ग्रस्त है आपका ये पूरा का पूरा रीजन, और इसी क्राइसिस का नाम है आपका सहेल क्राइसिस। सो आई होप ये क्राइसिस आपको समझ में आया कि व्हाट इज सहेल क्राइसिस। डू यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्टेक्स्ट? कंटेक्स्ट क्या है इस रीजन में अनस्टेबिलिटी का, वो समझ में आया क्या? तो भाई फर्क नहीं पड़ता छोटी मोटी बातों से, कि ये सब बातें हमें याद ही नहीं रखना कि 132 मरे वो मरे, बात है कि कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए इस पूरे उसका। तो अब तुम जरा सा खुद जाकर के एक बार न्यूज पढ़ लो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं। तो यहां पे अब तुम जरा न्यूज पढ़ते हैं, चलो कि हुआ क्या अब ये रिसेंट के समय पर। तो देखो, ये तो अपन ने देखा ही, जो 130 मारे हैं वो गांव वाले हैं भाई, गांव वाले हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो समझो आप। द अटैकर्स स्ट्रक ड्यूरिंग द नाइट ऑन फ्राइडे किलिंग रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज ऑफ सोल्हान इन यागा प्रोविंस। तो ये जो बुर्किना फैसो मैंने आपको मैप पे दिखाया था, तो बुर्किना फैसो के इस वाले पार्ट में जो अटैक हुआ है वो आपका प्रोविंस कौन सा प्रोविंस है? यागा प्रोविंस, बॉर्डरिंग विच कंट्री? नाइजर। दे ऑल्सो बर्न होम्स एंड द मार्केट, द गवर्नमेंट सेड इन अ स्टेटमेंट। मैंने बताया जैसे कि गवर्नमेंट शहरों तक लिमिटेड है, गांव में इनकी चलती नहीं है, तो गांव में आए ये, घर जला गए, मार्केट जला दी। इट डिक्लेयर्ड अ 72 आवर पीरियड ऑफ नेशनल मॉर्निंग। 3 दिन तक यहां पर शोक मनाया गया है आपका बुर्किना फासो में, डिस्क्राइबिंग द अटैकर्स एज टेररिस्ट ऑल्दो नो ग्रुप हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि अलकायदा वालों का काम है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये अलकायदा वालों का काम है, ठीक है। Another 40 residents were wounded, गवर्नमेंट स्पोक पर्सन। ये सब मतलब नहीं है, ये बस इवेंट में डिस्कस कर रहा हूं, तो बस देखो करंट अफेयर क्या है उसको देख लो, कुछ लिखना नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं इसमें, बस सहेल क्राइसिस समझना हमारा मेन एम था। यूनाइटेड नेशन सेट सेक्रेटरी, कौन है सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के? एंटोनियो ग्यूटरेस, was outraged by the attack whose victims included 7 children। जो 132 मरे हैं उसमें से 7 बच्चे भी मारे गए। डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ यूएन पीस कीपर्स, भले ही हजारों की संख्या में यहाँ पे यूएन पीस कीपर्स हैं, अटैक्स बाय जिहादिस्ट लिंक टू अल कायदा एंड इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका सहेल रीजन हैव राइजन sharply since the start of the year, particularly in Burkina Faso, Mali, and Niger, with civilians bearing the brunt. The violence in Burkina Faso has displaced numbers। देखो भाई, ये पूरे रीजन को मिला दोगे ना, सहेल रीजन को, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, 3-4 करोड़ की पॉपुलेशन होगी इस पूरे रीजन को मिला करके ओवरऑल, लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है केवल अकेले बुर्किना फासो में। 11 लाख से ज्यादा लोग केवल लास्ट 2 सालों में डिस्प्लेस हो गए हैं, while the poor arid country is hosting some 20,000 refugees from neighboring Mali। ये क्राइसिस केवल बुर्किना फासो की नहीं है, मैंने बताया ना ये सारे क्षेत्र ग्रस्त हैं। तो 20,000 रेफ्यूजी बुर्किना फासो में केवल माली से आए हैं। द लेटेस्ट अटैक पुशेस द नंबर किल्ड बाय आर्म्ड इस्लामिस्ट इन सहेल रीजन टू ओवर 500 सिंस जनवरी। जनवरी महीने के बाद से 500 से ज्यादा लोग इस अटैक में मारे जा चुके हैं। और नीचे अगर चले हम लोग, यहाँ पर कुछ और लिखा है क्या, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द डायनेमिक्स इज द जिहादिस्ट कम इन दे ओवरपावर द सिविल डिफेंस पोस्ट एंड एंगेज इन कलेक्टिव पनिशमेंट अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द विलेज। कलेक्टिव पनिशमेंट का मतलब क्या है? जब गांव वाले इनके बातों को नहीं मानते, जब ये भर्ती के लिए आते हैं लोगों की, लोग मना करते हैं तो गोली मार देते हैं सिंपल सा करके, ठीक है। सो एंगेज इन कलेक्टिव पनिशमेंट अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द विलेज, इट्स अ पैटर्न वी हैव सीन एवरीवेयर दिस ईयर। यही इराक में होता है, यही सीरिया में होता है, कहने का कंटेक्स्ट बेसिकली यहाँ पर ये है। और 7,000 से ज्यादा लोग, 500 तो बुर्किना फासो के आसपास, और 7,000 से ज्यादा लोग सहेल रीजन में आपका 1 साल में मारे गए इन टेररिस्ट अटैक में। और 7,000 तो कई देशों में कोरोना वायरस से डेथ नहीं हुई है, इतने टेररिज्म से डेथ हो गई है इस पूरे रीजन में। और इसी क्राइसिस का नाम है सहेल क्राइसिस।
दिस इज व्हाट ऑल साहेल क्राइसिस इज ऑल अबाउट। समझ में आया भाई? ये सारे रीजन मीडिया कभी कवर नहीं करती, अफ्रीका कभी कवर नहीं करती मीडिया। अफ्रीका क्योंकि प्ले ग्राउंड है इंटरेस्ट पूरे करने के लिए देशों का, ये कह सकते हो आप। वेस्टर्न इंटरेस्ट पूरे करता है आप अफ्रीका के में जाकर के, उनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए चाइना वही कर रहा है। हम भी हेल्प करने के साथ साथ हम भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ ना कुछ फुलफिल कर रहे हैं। सो जियोपॉलिटिक्स में जो हमारे इंटरेस्ट के लिहाज से न्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं वही एक्चुअली मीडिया कवर करता है कभी, वरना इन बातों में कुछ नहीं रखा। सिंपल सी बात है। और ये बातें, टीवी मीडिया एंटरटेनमेंट का सोर्स है, टीवी मीडिया न्यूज का सोर्स नहीं है। न्यूज का सोर्स अगर आपको चाहिए तो आज के टाइम पे प्रिंट मीडिया ही ठीक है। टीवी मीडिया इज नॉट द सोर्स ऑफ न्यूज, टीवी मीडिया इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। मसाला डिबेट, जो मसाला डिबेट होता है जिसमें रिलीजन ले आओ, पाकिस्तान ले आओ, 2-3 कंटेक्स्ट है उनके, तो वहां से आप न्यूज गेन कर लोगे तो वो भूल जाओ। फिलहाल ये पूरा कंटेक्स्ट आपको समझ में आया? ग्रुप्स का नाम नहीं लिखना, ये टेंशन मत लो कि ग्रुप वगैरह का नाम लिखना, कुछ नहीं लिखना इसमें, कुछ नहीं लिखना भाई, कुछ नहीं लिखना। 4-5 ग्रुप हैं, अलकायदा है, ISIS है, ISWAF है और एक आध और है, तो वो लिखना नहीं है हमें, कुछ नहीं लिखना इस करंट अफेयर में। दिमाग में याद रखो कि बुर्किना फासो में ऐसा कुछ हुआ था, भूलो ना कि बुर्किना फासो वाला करंट अफेयर अपन ने कवर नहीं किया था। मैंने ये पूरा ही कवर किया, जो 7,000 लोग मारे गए हैं पिछले 1 सालों के दौरान, तो पूरे क्षेत्र की क्या स्थिति है, फ्रांस का क्या रोल है ना, UN पीस कीपर्स का क्या रोल है। और फिर उधर भी आगे अफ्रीका में तुम जाओगे तो देखो, आज जो रीजन मैंने तुम्हें डिस्कस किया था क्लास में, जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं जो आज टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ, तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं एज अ कंक्लूजन कि भाई अफ्रीका के हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया, ये वाला पार्ट डिस्कस किया, ये पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट डिस्कस किया, ये वाला पार्ट है कैसा पूरा, क्या तुम्हें इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई? इंडिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इंडिया उस तरह बहुत कम है, क्या इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग बन गई तुम्हारी इस पूरे रीजन की? दोनों करंट अफेयर के माध्यम से अफ्रीका का इतना बड़ा पार्ट क्लियर हो गया कि चल क्या रहा है यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स। इन सब क्षेत्रों के अराउंड फ्यूचर में कोई भी करंट अफेयर आई, लिख लोगे उसको एक लाइन में अपनी कॉपी में। हाँ, बोको हराम का मेन लीडर भी मारा गया था अभी, ठीक है। तो अब मैं तुमसे लास्ट में बस यही पूछूंगा कि तुम मुझे बताओ, अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? नाइजीरिया। तो यहां पे देख रहे हो, ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। और अगर पूछा जाए कि अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, DRC नहीं है, अल्जीरिया है, ध्यान रखना। अल्जीरिया जो है ये एरिया के टर्म्स में लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक। और पूछा जाए कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी तीनों पास होता है, कौन सा कॉन्टिनेंट है ऐसा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। डन। और इतनी जो समस्या है रिसोर्सेस के नाम पर इस क्षेत्र में, इसी वजह से इस कॉन्टिनेंट को क्या कहा जाता है? कर्स्ड कॉन्टिनेंट। बात समझ में आई? कौन से कॉन्टिनेंट को कर्स्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं? अफ्रीका को इस वजह से कहा जाता है कर्स्ड कॉन्टिनेंट। सो आई होप पूरा कॉन्टेक्स्ट इस पूरे रीजन के अराउंड का समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब बताओ, कोई डाउट रहता है तुम्हारा तो अब डाउट पूछो। करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया खत्म तुम्हारा। पूरे अफ्रीका की ऐसी कंडीशन है। अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर करा था ना आपके साथ, यहाँ पे तंजानिया इन सब क्षेत्रों में क्या चल रहा है, सिविल वॉर चल रही है, रवांडा वगैरह के आसपास बताया था। लीबिया भी अनस्टेबल है, राइट। अफ्रीका का सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो सबसे नीचे है वो सबसे डेवलप कंट्री है। जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां पे कंपटीशन होता है, और जहां पे कंपटीशन होता है वहां पे केओस होता है। सिंपल सी बात ये समझ लो। तो अफ्रीका रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, और ट्राइबल्स लोग हैं यहाँ पे, तो ट्राइबल्स लोग उन रिसोर्सेज का ख्याल रख नहीं पाए, तो बहुत सारे पावर्स आ गए इस क्षेत्रों में,
अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। कंपटीशन हुआ और कंपटीशन का नतीजा ही क्योस है ये जो अफ्रीका आज के टाइम पर झेल रहा है। साउथ अफ्रीका में नहीं है कुछ इतना टेररिस्ट एक्टिविटी, साउथ अफ्रीका काफी हद तक स्टेबल है। फ्रांस का बेनिफिट यही है ना कि उनकी काफी सारी ऑयल की कंपनी है, काफी सारी एनर्जी की कंपनी है, यूरेनियम निकालते हैं वो यहाँ से, और अगर आतंकवाद फैला ऊपर की तरफ तो फ्रांस तक भी पहुंचेगा, उनके यहाँ पे हमले और बढ़ेंगे। तो इन्हीं सब सिचुएशन को देखते हुए फ्रांस इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जिहादिस्ट कुछ नहीं होता भाई, जिहादिस्ट वो ये लोग मतलब भटके हुए लोग हैं बेसिकली, कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। देखो सिंपल सा तुम एक बात याद रखो, अपन है स्टूडेंट्स और अपन किसी भी चीज को विदाउट लॉजिक एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इमोशनल बेसिस पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट अपन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो लॉजिक क्या है, जिहादिस्ट वगैरह ये सब के पीछे कुछ नहीं है, सब पावर गेन करने का तरीका है, सब पावर गेन करने का तरीका है। जिस नैरेटिव के माध्यम से मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दूं, सिंपल सी बात है, तो वो नैरेटिव सही है। तो जिहादिज्म एक नैरेटिव है, इसका रिलीजन से लेना देना उतना कुछ नहीं है। हाँ, ऑल्दो इन द नेम ऑफ रिलीजन इसको बढ़ाया जाता है, बट ये पावर करने का एक गलत तरीका, पावर गेन करने का एक गलत तरीका है। और पावर गेन करने के नाम पे जो ब्रेन वॉश किया जाता है, वो ब्रेन वॉश में जो कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स का कुछ भी इस्लाम से लेना देना नहीं है बेसिकली एक्चुअली, बट इन द नेम ऑफ इस्लाम यहां पर ये कंटेंट सर्व किए जाते हैं और उसको नाम दिया जाता है जिहाद का। और जिहाद जो है वो है, मतलब जिहाद के बहुत सारे मतलब होते हैं। जो रियल मतलब होता है जिहाद का, वो मतलब होता है बेसिकली कि अपने अंदर की बुराइयों से कंटिन्यूअसली लड़ना, उसको जिहाद कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्फीयर में जिहाद का मतलब होता है अपने आप को एक्सपेंड करना, कॉन्क्योर करना। जिहाद के काफी सारे मल्टीपल मीनिंग्स हैं, जैसे जैसे अलग अलग ग्रुप्स हैं उनकी अलग अलग नैरेटिव्स हैं, तो जिहाद के अलग अलग मीनिंग्स भी हैं। यहाँ पे जिहाद जो है इसको यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन। बट रिलीजन हैज बट रिलीजन का नैरेटिव कुछ और है, और इन लोगों ने जो रिलीजन का नैरेटिव बना दिया है वो कुछ और है। दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो एनी डाउट why Russia is not supporting India? By because India is nowadays is more inclined towards United States. तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया में अच्छी बनती नहीं है, तो जितना हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं उतना ही रशिया चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। सो दैट्स हाउ वर्ल्ड इज वंस अगेन गेटिंग पोलराइज्ड। दैट इज द सिचुएशन श्रेयांश। पायरेट्स पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? एक्शन लेने के लिए तो ये कर रहे हैं। और पायरेट्स ऐसे थोड़ी ना है कि भाई दो चार है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पायरेट्स की भी। शुभम irrelevant क्वेश्चन, दैट इज प्रोपेगेंडा, नथिंग एल्स। अल्जीरिया की क्या कंडीशन? अरे किसी की कोई अच्छी कंडीशन नहीं है भाई, सहारा डेजर्ट में पड़ता है अल्जीरिया का अच्छा खासा एरिया, तुम ही सोचो क्या कंडीशन होगी। ये भी नीचे वाला रीजन भी, सहेल रीजन भी सेमी एरिड रीजन है, तो सोचो वैसे ही यहाँ पे कमी है। सोमालिया भी सेमी एरिड रीजन है, डेजर्ट वाला रीजन है अच्छा खासा ये भी, तो यहाँ पे भी गरीबी इस वजह से। पायरेट्स को वेपन्स कौन देता है? अरे यार वेपन्स की कमी है क्या कहीं आज पे? वेपन्स की कमी है क्या कहीं आज? व्हाट वाज द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ रीसेंट मीटिंग ऑफ पुतिन एंड बाइडेन इन जेनेवा? कुछ नहीं है, सिचुएशन को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें डेवलपमेंट जैसी ही होती है वो टॉपिक में लेके आ जाऊंगा, पर अभी वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। ठीक है, चलो फिर तो खत्म करते हैं फिर इसी के साथ आज इस सेशन को। आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, जियोपॉलिटिक्स क्लियर हुई होगी इस सिचुएशन के राउंड। सेमी एरिड का मतलब होता है कंप्लीटली ड्राई नहीं, पार्शियली ड्राई, जहां पे ज्यादा खेती नहीं होती। एरेबल लैंड जहां पे कम है, तो सोमालिया जैसे रीजन में 2% से भी कम क्षेत्र एरेबल है। एरेबल का मतलब है जहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।